नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एमपी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप धनगर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर जो है दोस्तों हम यहां एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जो कि 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, किस तरह से आप भर सकते हैं, किस तरह से आप सिक्योर रूप से इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किस तरह से अपने फॉर्म फिलिंग को लेकर जो है आप अवेयर रह सकते हैं और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि किस तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करें और क्या क्या सावधानी रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले सिंपली आपको करना क्या है, तो जो विद्यार्थी जो आपका कियोस्क जा सकता है या नहीं भी जा सकता है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कैसे और किन किन बातों की सावधानी रखकर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है सिंपली और गूगल पर जाकर आपको लिखना है MPESB, है ना। यहाँ पर जैसे ही आप ESB सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको ESB यानी पहली जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करते से ही इंग्लिश में आप या जो भी आपकी जो लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला ही आपके जो आपके पॉइंट है या पहला ही आपका डेस्क है इसको क्या कर लेना है, टैप कर लेना है। तो जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी जो है आपकी क्या हो जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपके लिखा है कि आवेदन फॉर्म के संशोधन और आवेदन प्रोफाइल संबंधित जो लिंक है आपके नीचे दी गई है। KYC करवाना होगा, यानी KYC होता है आपके आधार कार्ड से संबंधित जो KYC होती है उसको आपको फिलअप करवाना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करना पड़ेगी। तो जो फ्रेशर है दोस्तों उसको एक नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और कैसे प्रोफाइलिंग करेगा वो, तो यहाँ पर जाइएगा, है ना। उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल बना सकता है, देखिएगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल जैसे ही आप कोई अगर फ्रेशर है तो वो प्रोफाइल बनाने के लिए क्या कर सकता है, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म को उसको फिलअप करना पड़ेगा। और इस प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पर जो है आपके डायरेक्शन दे रखा है और यहाँ पे जाइएगा और जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो क्या आपके पास पूर्व ID है, अगर हाँ है तो क्या है और अगर नहीं है तो क्या है। अगर आप हाँ करते हो तो आपको पूर्व जो पंजीकरण हुआ था उसको आपको जानना है, उसको फिलअप करना है। अगर कोई विद्यार्थी जो अपना पूर्व पंजीकरण भूल चुका है तो वो उसको फिर से जो है रिफ्रेश भी कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड के रूप में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना पंजीकरण जान सकते हैं। ठीक है, या अपने पंजीकरण क्रमांक की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड जान लो, पंजीकरण अगर भूल गए नंबर तो वो भी यहाँ पे आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पंजीकरण की सहायता से अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी पंजीकरण पहले करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है। आपको अपनी प्रोफाइल MPESB पर बनानी होगी। जो भी फ्रेशर हैं उसको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और उसको सावधानी पूर्वक अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद फिर फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल बनने के बाद आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं, KYC करना चाहते हैं, तो जो भी विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहा है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक होगा, है ना। या तो वो बायोमेट्रिक तरीके से भर सकता है या वो ऑनलाइन आपके मैसेज की सहायता से, जैसे आपके आधार अगर आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है तो आपके KYC नंबर के OTP आते हैं और उस OTP की सहायता से आपके फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। क्यों इस तरह का प्रयास क्यों किया गया, तो ये इस तरह से आपके बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है और इसी रजिस्ट्रेशन को वहां जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपके और आपके जो देने वाला व्यक्ति है उसके बीच का जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसको प्रूफ किया जाता है। देन उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, है ना, अगला है आपके यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण हो गया, संशोधन कर लीजिएगा, पासवर्ड आप संशोधन कर सकते हैं, KYC का सत्यापन भी कर सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं उपलब्ध सेवाओं पर। उपलब्ध सेवाओं पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग और देन उसके बाद अगर हम बात कर ले तो देखिएगा यहाँ पर जो उपलब्ध सेवा है, उपलब्ध सेवाओं में देखिएगा कौन कौन से हैं। तो देखिएगा उपलब्ध सेवाओं में अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से हम थोड़ा सा ESB सर्च करते हैं क्योंकि वो जो साइट है वो थोड़ा पीछे चला गया। देखिए हम यहाँ पे करना क्या है, इस फॉर्म को टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो उपलब्ध सेवाओं में आपके यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड आ जाएगा, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पे ईमेल हस्बेंड्री करके जो आपके वैकेंसीज आई थी उसके फॉर्म पड़े हुए हैं और दूसरा जो फॉर्म पड़ा हुआ है पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका में सीधी भर्ती चयन हेतु परीक्षा प्रक्रिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, टैप करना है ना। यहाँ पे जो आपके ग्रीन कलर का जो सिंबल था उसको टैप किया तो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हुआ जिसमें आपके PCRT जो है ना, आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है आपकी घोषणा करवाई जा रही है। इस घोषणा को आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, देन उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों,
आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आप जो विद्यार्थी जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था उस व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको पहले प्रोफाइल पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे प्रोफाइल नंबर है, उस प्रोफाइल नंबर को आपको दबाना है। तो प्रोफाइल नंबर क्या है, वो आपका थोड़ा सा सीक्रेट रहेगा। चलिए, तो मैं जल्दी से प्रोफाइल नंबर जो है फिलअप कर देता हूं और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके कुछ पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या रहेगा, है ना, यहाँ पर जन्म तिथि है तो जन्म तिथि फिलअप कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर कितना हो गया टोटल, तो ये हो गया 10। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़ाएं। सत्यापित हो गया। अब सत्यापित करने के बाद ये डिटेल्स आपके ओपन हो जाएगी, है ना, नाम आपका, पंजीकरण, आपके पिता माता का नाम, लिंग, है ना, आपकी आयु कि कितनी आयु आपकी हो चुकी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आपके कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग नहीं है ना, आपने क्या क्या किया है, स्नातकोत्तर तक किया है, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, कहाँ से है, ये सब आपके जो है आपके इस वाले कॉलम में आपका दिखाई देगा। क्या आवेदक दिव्यांग है या नहीं है, क्योंकि दिव्यांग वाला कॉलम तो आपको नहीं ही करना है, क्योंकि अगर दिव्यांग होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट, अगला क्या है, आप विवाहित है या नहीं है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जब पंजीकरण करेंगे आप, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एक करके फिलअप करना पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका पंजीकरण नंबर जो दिख रहा है ना, इस तरह का जो है नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विद आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में। चलिए, नाउ नेक्स्ट, अगला क्या होगा, तो अगला आपका एड्रेस देना है आपको, एक आपका जो है अपने फेस पर जो है कुछ ऐसी जो है मार्क बताना है जिससे आपको पहचाना जा सके एग्जाम हॉल में, है ना, अपना मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। साथ ही साथ आधार कार्ड जो है ऑथेंटिकेशन के लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे लाइक आपको एडिट अगर कुछ करना है इसमें, तो आप एडिट करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो दोस्तों, एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। और जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो यहाँ अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी जिसने आपका पहले फॉर्म भरा था, जैसे पटवारी में आपने फॉर्म भरा होगा, तो पटवारी में फॉर्म भरने के बाद आप जो है अपने प्रोफाइल को एडिट कैसे करें, तो यहाँ पर एडिट करने के लिए आपका ऑप्शन दे रखा है। और इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के साथ, मतलब यहाँ पे जो एमपी ईएसबी के जो कांस्टेबल के जो फॉर्म होते हैं, इन फॉर्म को जो है आपके दोस्तों, है ना, फोटो जो लगता है वो फोटो अपडेट होना चाहिए। और वो फोटो कितने अपडेट होना चाहिए, तो आपके 3 माह के, कितने दोस्तों, 3 माह के अंदर अंदर का फोटो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना हो जाएगी, नहीं होगा तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की क्या हो जाएगी दोस्तों, संभावना हो जाएगी। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने प्रोसेस टू एडिट कर दिया है। अब एडिट में आप क्या कर सकते हैं, तो पहले आपका ई-केवाईसी होगा, आप ई-केवाईसी के विकल्प को चयन करिएगा, है ना, ओटीपी के द्वारा आपके क्या होगा, ई-केवाईसी का सत्यापन होगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, है ना, आपके ओटीपी आएगा, ई-केवाईसी मतलब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आपका आधार कार्ड जो रजिस्टर्ड है, उस आधार कार्ड को आपको यहाँ पे डायल करना पड़ेगा। और देन उसके बाद आपका एक ओटीपी नंबर आएगा, और जैसे ही ओटीपी नंबर आएगा तो आपको यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है। और ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ओटीपी जनरेट कर लाते हैं। और ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, और ओटीपी आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ नीचे जो कॉलम है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। और ओटीपी जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो ये आपका ई-केवाईसी वाला जो कॉलम है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक है, आपका मोबाइल जो है आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक है। अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल आपका ओपन हो गया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जैसे अगर नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, माता के नाम में मिस्टेक है ना, पुरुष या महिला में मिस्टेक है, आरक्षित है अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है, इसमें मिस्टेक है, आपके शिक्षा से संबंधित मिस्टेक है, आपके ग्राम से संबंधित मिस्टेक है, जो भी आपको लगता है, आपकी कोई रोग से संबंधित है, विवाहित हो चुके हैं, नहीं थे पहले अब हो गए हैं, तो वो अपडेट करना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोटो। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका फोटो। और इसी फोटो को आपको क्या करना है दोस्तों, अपडेट करना है। क्या करना है दोस्तों, अपडेट करना है। इसी फोटो को क्या करना है दोस्तों,
अपडेट करना है। और साथ ही साथ में यहाँ घोषणा पत्र दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया होगा दोस्तों, घोषणा पत्र दिया होगा। तो इसी घोषणा पत्र को अगर आपको अपडेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया से कागज पर जो है अपनी घोषणा पत्र को लिखिए, उसको स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपलोड कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं सर, तो देखिएगा हम बताने वाले हैं, चिंता मत करिए। यहाँ पर अपना पत्राचार लिख सकते हैं, पत्राचार के साथ में यहाँ पर जो भी आपके विवरण दे रखा है बैंक खाते का, है ना, या फिर इसके अलावा जो भी आपके संबंधित जो है आपके जो भी संशोधन संबंधित जो है आपके दे रखा है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पे आपने संशोधन किया अपनी प्रोफाइल का, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे घोषणा करना है और घोषणा करने के बाद पंजीकरण संशोधित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपका संशोधन हो गया है, आपने सभी चीजें संशोधित कर ली है, आपकी जाति धर्म, है ना, आपके जो है यहाँ पर अगर हम बात कर लें ये प्रोफाइल फोटो ये दिखा है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है ना, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है और जो हैंड रिटन जो आपके डाटा है उसको अपलोड करना है और उनको सत्यापित भी करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर सभी जो फाइलें हैं वो जेपीजी में आएगी, है ना, किस में आएगी, जेपीजी में आएगी। और ये जो है 220 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी होना चाहिए, 220 केबी होना चाहिए। क्लियर है, और बढ़िया वेल क्वालिटी का होना चाहिए, बैकग्राउंड फोटो व्हाइट होना चाहिए और उस पर विथ डेट, नाम और डेट आपके मेंशन होना चाहिए और डेट आपके 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। डेट जो होगी दोस्तों वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। जब आप यहाँ पे ये अपलोड कर देते हैं तो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके 10th और 12th की, मतलब जो आप जिस बेस पे एग्जाम दे रहे हो, जैसे 10th बेस पे दे रहे हो तो 10th का जो है आपको मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करिएगा। फिर आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो वहां पे अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, चाहे अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। जनरल वालों को ये कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैंडीकैप विकलांगता का भी दिया गया है और चुने गए ऑप्शन में शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ सब ये डिटेल्स भर दिए हैं, इन डिटेल में अगर संशोधन करना है तो ठीक है, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको भरने के बाद, नए फोटो अपलोड करने के बाद, नया जो है आपके हैंड रिटन अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो है वो आपके अपडेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आपके फोटो सिग्नेचर ये अपलोड हो गए हैं, है ना, आपका पूरा पंजीकरण जो है वो फिर से फ्रेश हो गया है। अब यहाँ पे जो है आपकी पूरी चीजें आपके फिर तरह से उसी तरह से जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये घोषणा पत्र, यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह का सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट रिसिप्ट, है ना, अगर आपको प्रिंट अगर करना है इस रिसिप्ट का, ये पंजीकरण रिसिप्ट होता है। पंजीकरण मतलब आपके यहाँ पे जो नंबर दिखाई दिए ना, यहाँ पे ये वाला, ये सामान्य पंजीकरण मध्य प्रदेश में जो ईएसबी के द्वारा जितनी भी आपकी एग्जाम होगी उनमें एक कॉमन पंजीकरण लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसका नंबर जैसे आप नोट करोगे, डालोगे, आपका पंजीकरण पूरा ओपन हो जाएगा। आपको बार बार जो है जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 टाइम फिलअप करो, बस उसमें अपडेट करते जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये वही था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये प्रोफाइल आपका डेवलप हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे ऑफिशियल होम पेज पर, और होम पेज पर जैसे ही आप जाएंगे, है ना, होम पेज पर जैसे ही जाएंगे तो वही ईएसबी आपको सर्च करना है। क्यों सर्च करना है, क्योंकि अब अगर हम होम गए तो वो वहां पे आपके वेबसाइट इनरोल नहीं होगी, है ना, हैंग मारेगी। देखिए, तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल गए, यहाँ पे देखिएगा ये पुलिस कांस्टेबल के संबंधी ये फॉर्म आ गया है। यहाँ पर हम गए तो ये आपका एक्चुअली यहाँ पे गलत टैप हो गया है। देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ पर हमें ग्रीन वाला टैप करना है, पीडीएफ को टैप नहीं करना है। और जैसे ही ग्रीन वाला टैप करोगे तो यहाँ पे घोषणा, और घोषणा के बाद आपका आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के बाद आपको सिंपली अपना नंबर, आपका जो है प्रोफाइल पंजीयन, वो आपको क्लिक करना है ना। बड़ा ही सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा आपकी कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो सकती है जब आपका फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। और फोटो अगर आपने प्रॉपर लगा दिया देन उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर जो है इसके बाद की जो प्रोसेस है वो तो आपके एकदम मक्खन जैसी है। देखिएगा, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर नो, और फिर इसके बाद सत्यापित कर देंगे। सत्यापित करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको नाम डेट नहीं भरनी है, बस केवल और केवल किस एग्जाम के लिए एनरोल कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाना है। अब देखिएगा, यहां से आपके कांस्टेबल का फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमने अभी तक पंजीकरण किया था, अब पंजीकरण के बाद आपके कांस्टेबल के फॉर्म का फिलअप आपके किया जाएगा, कैसे फिलअप करना है कांस्टेबल के फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ाएं, जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपके कृपया नियम पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़े। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अति महत्वपूर्ण, लघु हस्ताक्षर या फिर से अधिक आवेदन पाए गए तो आवेदक का निरस्त कर दिया जाएगा। संशोधन की अंतिम तिथि, है ना, पश्चात मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, है ना। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका
आवेदक क्रमांक जो कि अभी जनरेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका आवेदक क्रमांक क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपकी आयु दे रखी है ना, साथ ही साथ में आपके सर्टिफिकेट्स, स्नातकोत्तर, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस वो उसी तरह से दे रखा है जो आपके पहले दिया था। अब देखिए यहाँ पे आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज, आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज को प्रोफाइल पंजीकरण की रजिस्टर जो जांच है वहां से कर लें। जो भी आपने 10th और जो आपके जाति प्रमाण पत्र डाला था उसको आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिएगा 34 जो कह रहा है कि संवर्ग क्लास, आप भूतपूर्व सैनिक है ना, स्वयं सेवी नगर सैनिक है, होमगार्ड है या कोई वर्ग के नहीं है। अगर यहाँ पे कोई है कि कोई सैनिक है तो वो आपका सैनिक वाला टैप कर सकता है, जो होमगार्ड है वो होमगार्ड वाला, बाकी अगर कोई नहीं है तो वो बिना वर्ग के भी आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पे आयु संबंधित छूट चाहते हैं, कोई व्यक्ति अगर आयु संबंधित छूट चाहता है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी जानकारी फिलअप कर सकता है। ठीक है, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो दी गई सेवा की अवधि और माह बताइए। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो जिला गृह, ये जो है जानकारी आप दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हमने बिना वर्ग का कर दिया है तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है हमें इन सब फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जो है ना करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं दोस्तों, ना करते जाते हैं, है ना। वैसे तो ऑप्शन ओके है ना। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो अपना गृह जिला बताइए, कोई जो आपका गृह जिला हो उस जिले को आप क्या करिएगा, सिलेक्ट करिएगा। यहाँ 52 जिलों के नाम दे रखे हैं, आपको अपना गृह जिला जो है टाइप करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक है, अगर है तो या हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर क्या है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, आपका फिर अगला है, क्या मध्य प्रदेश के अधीन छंटनी शुदा जो है आपके कर्मचारी हैं, तो क्या आप किसी कर्मचारी हैं क्या मध्य प्रदेश में, कोई भी जो आपके नौकरी है उसका नहीं है, नहीं है या है तो आप यहाँ पे टैप करिएगा। यदि हाँ तो दी गई सेवा की अवधि बताइए। तो अगर आपने ना टैप किया है तो आपको कोई अवधि की देने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या आप विधवा है ना, परित्यक्ता तलाकशुदा है, नहीं या हाँ, तो अगर नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ। चूंकि हमने ऊपर विवाह का मना ही कर दिया था तो यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि आप आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से विवाह प्रोत्साहन योजना के पुरस्कृत है तो बताइए। अंतरजातीय विवाह का भी यहाँ पे प्रावधान किया है, जो इंटरकास्ट मैरिज है उससे संबंधित है, तो यहाँ पर हाँ या ना का बताइए। चूंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर दिया था इसलिए इसका ऑप्शन आपके ओपन नहीं होगा। चलिए अगला क्या लिखा है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त होने के लिए नीचे विभिन्न नियम पुस्तिका के अनुसार प्रशासन विभाग की जानकारी दी गई है ना। हाल ही में भारत पाक संबंध में जो मृतक सैनिक है उनके संबंध में अतिशेष कर्मचारी को, जनगणना 1921 के अतिशेष कर्मचारी को, और जो यहाँ पे एनसीसी जो छात्र हैं है ना, ये विशेष छूट दी गई है 43 नंबर के कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन सभी व्यक्तियों को आपके विशेष छूट दी गई है। म्यांमार जो है आपके श्रीलंका में हुए भारतीय नागरिक को, राष्ट्रीय जो एनसीसी जो है आपके उनके प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थियों को, तो ये आपके 43 से संबंधित है। ठीक है, अगर आप इससे संबंध रखते हैं तो आप यहाँ हाँ या ना के जो है आप कर सकते हैं ऑप्शन चूज। यदि हाँ तो आपको फिर उसकी जानकारी भरनी पड़ेगी और यदि ना तो आपको उसकी कोई जानकारी नहीं फिलअप करना पड़ेगी। ठीक है, नियम पुस्तिका अध्याय 2 में जो विभागवार पदवार निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो दी गई है उन पदों की प्राथमिकताओं को नियम पुस्तिका 2 के अनुसार न्यूनतम अर्हता पढ़ लेवे और उनके जो है चयन करें। तो जो आपकी जो अर्हता है यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछ रहा है। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ किया है तो आप रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ITI है ना, जैसे विश्वविद्यालय से कोई आपके कंप्यूटर साइंस से डिग्री है ना, या पॉलिटेक्निकल कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की डिग्री है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर जो संबंधित जो है आपके 2 वर्ष का अगर पाठ्यक्रम किया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में तो आप इसको चूज कर सकते हैं। नहीं किया हो तो आप यहाँ पे इसको चूज नहीं करिएगा। और अगर आप आरक्षक सामान्य ड्यूटी से संबंधित जिसमें 10th+2 या 10वीं की परीक्षा या उसमें हायर सेकेंडरी के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए है ना, तो ऐसे, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं की जो समकक्ष परीक्षा है उसमें अगर आप उत्तीर्ण है तो यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आप क्वालिफिकेशन है उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देखिएगा यहाँ पे आपके जो 44 नंबर का जो कॉलम है इसको बहुत सावधानी से भरिएगा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रेडियो ऑपरेटर आप भर रहे हैं तो 2 वर्ष का आपके डिप्लोमा अनिवार्य है ना, जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज या ITI या IIT संबंधित हो सकता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अगर आप दोनों में है तो दोनों को आप टैप करिएगा और अगर आप एक में है तो एक को टैप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को टैप करिएगा जब आपका पास ऊपर वाले की भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल हो, नहीं तो आप केवल सिंगल टैप करिएगा, यानी नीचे वाला जो है जो कि 10वीं पास या आपके 10th+2 या आपके जो जनजाति है अनुसूचित जनजाति उनके लिए केवल 8वीं पास। ठीक है, यदि आप आवेदक द्वारा सामान्य ड्यूटी यानी गैर तकनीक चयन किया है तो नीचे दिए गए विकल्प को देखिए।
क्या आप देखो इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है केवल पुलिस उम्मीदवारों के लिए विशेष सशस्त्र बल में, और एक है आरक्षक ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। ठीक है, तो जो सामान्य ड्यूटी के लिए जो है आपके केवल और केवल पुलिस उम्मीदवारों के लिए दिए गए पद है ना, सशस्त्र बल के लिए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनको चूज कर सकते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, दोनों में या किसी एक में। तो अगर आपकी प्राथमिकता है कि मैं पहले ए में जाऊंगा कि पहले बी में जाऊंगा, तो उस प्राथमिकता के आधार पर आपको चूज करना है। आई थिंक सभी बच्चों को ये दोनों चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके यहाँ पर जो है कोई आपके वो नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने ए और बी चूज कर लिया है, देन उसके बाद आपको क्लिक हियर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस, है ना, आपको क्या करना है, अपने जिलेवार जो है आपका क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस को चुनना है। और प्रेफरेंस कैसे चुनेंगे, तो प्रेफरेंस चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जिलेवार आपको पोस्ट देखनी पड़ेगी उस कॉलम में, और उसी कॉलम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जिलेवार अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैं एक दो जिले का प्रेफरेंस दे सकता हूँ, देखिएगा, जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, है ना, यहाँ पे देखिएगा ये आपके जिले जो है आपके ओपन हो गए हैं, है ना, यहाँ पे अनूपपुर, है ना, इनके कोड दे रखे हैं, अलीराजपुर, अशोकनगर, जो आपका जिला कोड है, जिला जो चुन रहे हैं वो जिले के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे अगर मुझे जैसे जबलपुर जिला चलना है तो मैं जबलपुर पे टैप करूंगा, हाँ, और मैं इसमें 15 नंबर जो भी आपका लिखा है उसको टैप कर दूंगा, तो मेरी प्रेफरेंस आ जाएगी जबलपुर, यानी पहली प्रेफरेंस मेरी क्या हो गई, जबलपुर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीमच चुनना चाहता हूँ तो नीमच को मैंने हाँ किया और 25 नंबर को यहाँ पे टिक कर दिया, तो दूसरी प्रेफरेंस मेरी आ गई नीमच। ऐसे करके जो है मैं धीरे 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 बढ़ते जाऊंगा और धीरे 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 करके मैं अपने जिलों की प्रेफरेंस देते जाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल होता है आपके प्रेफरेंस देना, इसमें कोई ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको पोस्ट देखना है और फिर प्रेफरेंस करना है। ठीक है दोस्त, जैसे ही आपने यहाँ पे प्रेफरेंस किया है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 48 नंबर का कह रहा है कि आपके पास अगर रोजगार कार्यालय में जीवंत जो पंजीयन है क्या वो आपके पास अवेलेबल है, यदि हाँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाँ करना है, और अपने रोजगार कार्यालय के पंजीयन को जो है आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, और नहीं है तो आप पहले पंजीयन बनवाएं, फिर उसके बाद उसके नंबर जो है आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके रोजगार जो पंजीयन है इसके दस्तावेज आपके 1 से 17 के उपबिंदु के अनुसार आप जब भी आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तब आपका लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अभी तो नहीं लिया जा रहा नंबर, लेकिन तब आपका लिया जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा। क्या वैसे जब आप पंजीकरण करोगे ना तो वहां पे भी आपको ये ध्यान दिया जाएगा। आवेदक यहाँ सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका 1 और 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अहर्ता है, तो बिल्कुल शारीरिक अहर्ता है तभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो हाँ करिएगा। क्या आप आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखते हैं, जो कि क्रमांक जो है 6 में लिखा था, जी हाँ बिल्कुल रखते हैं सर। देन उसके बाद अगला है, यदि आप मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति एसटी में आते हैं तो 10वीं या उससे बोर्ड से शिक्षा उत्तीर्ण की है, अगर आते हैं तो आप यहाँ पे टेप करिएगा, अगर नहीं आते तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, जैसे अन्य वर्ग होगा तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम में आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला है 55 नंबर, परीक्षा के शहर में प्राथमिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको जिस शहर को चूज करना है, जैसे आपको भोपाल जाना है, इंदौर जाना है, नीमच जाना है, सागर जाना है, कटनी जाना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंदौर ले लिया पहला सेंटर, दूसरा सेंटर जो है वो आपका कहाँ ले लिया, तो मैंने आपका ग्वालियर भोपाल ले लिया, है ना, अगला है ग्वालियर ले लिया, खंडवा ले लिया, जबलपुर ले लिया, जो आपको आपके शहर के पास मिलता है वही आप क्या करिएगा, चूज करिएगा। महिला कैंडिडेट विशेषकर ध्यान रखिएगा इन बातों का, है ना, कि जो आपके नियरेस्ट हो उसी को आप चूज करिएगा। देन उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे घोषणा पत्र है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो अटल सत्य है, और यही सब जानकारी जो है आपके यहाँ पे चूज कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपका ये क्या हो गया, आपके कांस्टेबल का फॉर्म जो है फिलअप हो गया। आ रही बात समझ में? और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आगे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है दोस्तों, आगे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो देखिएगा यहाँ पे आगे बढ़ाएं। ओके ओके ओके, 10th का रोल नंबर भी मांग रहा है, शैक्षणिक योग्यता मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, यहाँ पर ये 10वीं और 12वीं के पहले आपको रोल नंबर उत्तीर्ण जो भी आया, जैसे शैक्षणिक योग्यता आपके, जैसे मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, आपको पहले आपका रोल नंबर है ना, 10th का 12th का, इस तरह से रोल नंबर आपको फिलअप करना है, परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की है वो फिलअप करना है, बोर्ड का नाम आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। बड़ा ही सिंपल है दोस्त, ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। है ना, 2 मिनट रुकिएगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अभी आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
देखिए अपना रोल नंबर यहाँ पे टाइप करना है 10th का और 12th का, है ना, 10th और 12th का दोनों का रोल नंबर अपलोड करना है। देन उसके बाद कब आपने उत्तीर्ण की है वो आपको चूज करना है ना, और कहां से उत्तीर्ण की ये आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट है आपके 12th, है ना, 12th के आपके रोल नंबर लिखना है आपको। क्या लिखना है दोस्तों? 12th के रोल नंबर लिखना है। और 12th के रोल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपका अगला पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 12th का रोल नंबर कितना हो गया देखिएगा। नाउ नेक्स्ट, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की है ये आपको चूज करना है। बड़ा ही सिंपल है, किस बोर्ड से की है, आप जिस भी बोर्ड से हो, है ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश से बाहर का है वो अगर यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको सिंपली जो करना होगा वो क्या करना होगा, यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म भरेगा। वैसे तो उसका आ ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो वो अपना फॉर्म जो है वो किस कैटेगरी से भरेगा, जनरल कैटेगरी से भरेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी हो गई, घोषणा कर दिया मैंने, और उसके बाद जो है मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिएगा क्या आ रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है मेरा फॉर्म भर चुका है, अभी देखो भुगतान नहीं हुआ है, अभी देखो भुगतान नहीं हुआ है। अगर भुगतान नहीं होने से पहले अगर आप संशोधित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको संशोधित करना है, जो भी मैंने चूज किया है, पोस्ट ए, पोस्ट बी, पोस्ट सी, जो भी आपका पदनाम था जिससे संबंधित मैंने चूज किया है। जैसे मैंने रेडियो ऑपरेटर नहीं भरा था, मैंने केवल 2 ही प्रेफरेंस दी है, तो वो 2 प्रेफरेंस आपके आ गई, है ना। 2 आपके यहाँ पे रेडियो प्रेफरेंस नहीं आई है, आरक्षक आया है, विशेष बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, है ना। यहाँ सब पूरा मेरा आधार कार्ड, फेस ऑफ मास्क पे जो कट है वो सब पूरा आ रहा है, सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं मेरे। और यहाँ पे आप क्या कर देना है, या तो इसको प्रिंट कर लेना है, नहीं तो अगर आपको संशोधन करना है तो फिर से आप उसको जा सकते हैं, फिर से उसको देख सकते हैं और फिर से उसको जो है संशोधित कर सकते हैं। और नहीं तो आपको क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट। आ रही बात समझ में? जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे पहले प्रिंट ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है आपका प्रोसेस टू पेमेंट होगा। अब यहाँ से प्रिंट ले लिया, अब प्रिंट के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे तो आपके पेमेंट के विभिन्न जो है आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आपका लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, जैसा आपको उचित लगता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और नाउ जैसे आपने जैसे जनरल की कैटेगरी का लिया तो वहां आपके लगभग 500 से ऊपर का आपका ट्रांजेक्शन होगा, और अगर OBC से संबंधित है तो आपका 300 से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा, और उसी ट्रांजेक्शन के साथ अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि जो भी विद्यार्थी ने अभी तक अपना रोजगार पंजीयन नहीं करवाया वो जल्दी से रोजगार पंजीयन करवा ले। जो भी विद्यार्थी जो अपनी जो है पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं वो एक बार आपका जो नियम पुस्तिका आई है, रूल बुक जो आई है, उसको जरूर पढ़ के जाएं। उसमें पोस्ट देखिए कहाँ कहाँ कितने अच्छी पोस्ट हैं और किन किन जिलों की पोस्ट को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से भी कट ऑफ जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके आधार कार्ड अगर ऑथेंटिक नहीं है तो उसको ऑथेंटिकेट करवा ले, बायोमेट्रिक करवा ले, क्योंकि अगर मोबाइल अपडेट नहीं हुआ तो आपके फोन नंबर पे फोन नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, और मैसेज नहीं आएगा तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। देन उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना फोटो जो है 3 माह के अंदर वाला होना चाहिए। मतलब आज जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 3 माह के पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना फोटो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, अपडेट होना चाहिए। तो विशेषकर MP के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि बार बार फोटो खिंचवाना पड़ता है, लेकिन आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अपना सिग्नेचर और अपना जो भी आपका हैंड रिटन है वो बढ़िया से लिखिएगा, बढ़िया स्कैन करवाइएगा और उसको डलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आप दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन आप मेंशन करिएगा। देन उसके बाद उसमें संशोधन अगर करना हो तो आप अभी तक जब तक भुगतान नहीं किया है उसके पहले आप संशोधन बिल्कुल हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन आपको बनवा लेना है, रोजगार पंजीयन करवा लेना है, बिना रोजगार पंजीयन के आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इतनी सारी जो आपके दिक्कतें अगर आ सकती है तो इन दिक्कतों से बच जाएं और जल्दी से जल्द आप अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो भी प्रयास है उस प्रयास में लग जाएं। ठीक है दोस्त, है ना। तो कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करने का एक बढ़िया अच्छा जरिया है। आप घर बैठे आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विदाउट एनी कोई क्वेरीज के। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और यहां पर MP अड्डा के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।